दो तरह के एनआरआईज होते हैं। हमने भी मिस किया अपने देश को, जो मिस किया है उसी को सुधारने के लिए चलते हैं। आप अपने पेरेंट्स जो आपको बोलते हैं उससे नहीं सीखते, आपके पेरेंट्स जैसे अपना जीवन जीते हैं आप एक्शंस उससे सीखते हैं। काम तो इतना बड़ा है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन में भी खत्म होगा। जब कोई इंडिया पाकिस्तान का इशू होता था, क्रिकेट मैच होता था, हॉकी मैच होता था, पूरा का पूरा स्टेडियम भरा हुआ था रावलपिंडी के अंदर पाकिस्तानियों से। इंडिया पाकिस्तान का मैच खेला था, सिर्फ हमारे पास ही इंडिया का झंडा था। तो जब गोल होता था तो हम लोग करते थे इंडिया का, जब वो पाकिस्तान का होता था तो हमारी तरफ करके हम हु करते थे। देश इज लाइक अ हाउस। हर दिन इसमें कुछ लोग ईंट जोड़ रहे हैं और कुछ लोग ईंट निकाल रहे हैं। देश में सारे धर्मों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, सारे धर्मों को पहले देश को आगे रखना चाहिए। एंड आई थिंक एनी इंडियन who claims to be an Indian must believe 100% in the constitution of this country। अब राहुल गांधी साहब को तय करना चाहिए कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं या वो देश में इलेक्शन जीतना चाहते हैं। अगर उनको लगता है जेन्युइनली कि यहाँ पे डेमोक्रेसी खत्म हो गई है तो भारत की जनता को में आग लगाए ना। और इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं, फिर लोग जब वो ऐसी बातें करते हैं और ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिसमें लोगों का कोई लेना देना ही नहीं है उससे। बॉस्टन और न्यूयॉर्क के लोगों को समझा कर क्या फायदा, उन्होंने तो वोट भी नहीं डालना। अगर मेरी समस्या है मतलब तो मैं अपनी जनता से अपील करूंगा ना। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इसे कैसे देखते हैं? पंजाब जैसी बॉर्डर स्टेट में सरकार बना ली। शॉर्ट टर्म की राजनीति के प्लेयर हैं, ना कोई इनकी आइडियोलॉजी है, ना इनका कोई विजन है, ये ना इनका कोई वो है। ये तो टैक्टिकल प्लेयर्स हैं। ये थोड़े दिन चलेगा और जिस तेजी से ऊपर आया उसी तेजी से ये फिसल आउट हो जाएगा। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवेद। और आज हम बात करने वाले हैं, हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो कई सारी चीज़ों को अपने आप में समेटे हुए हैं। वो इन्वेस्टमेंट बैंकर भी हैं, वो पॉलिटिशियन भी हैं, वो थिंकर भी हैं और वो देश के लिए सोचते भी हैं। एक पहाड़ी हैं लेकिन नाम शौर्य डोभाल है। स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज़ पर। शौर्य जी, बहुत सारी आपकी चीज़ें हैं, आपके अगर सीवी को देखें तो बहुत लंबा है, चीज़ें बहुत कुछ हैं, बात करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन शुरुआत से शुरू करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, बहुत अच्छी सैलरी थी, बड़ा कुछ कमा रहे थे विदेश में, लोग तो यहाँ से भाग रहे हैं और आप वापस देश में आए, देश के लिए। स्वदेश वाली फिल्म टाइप लग रहा है तो। नहीं, कुछ उस तरह था बट इतना ड्रामेटिक नहीं था। मेरा ड्रिवन मोर बाय कुछ राष्ट्र सेवा कर सकूं, कुछ देश के लिए कर सकूं, वो मोटिवेशन था। और जैसे मैं 2009 के हालात थे जिस साल मैं वापस आया देश में, मुझे लगा कि सिर्फ बाहर बैठ के एनआरआईज़ की तरह लंदन में या न्यूयॉर्क में क्रिटिसाइज़ करना कि कुछ नहीं हो रहा, देश में ऐसा है वैसा है, ताकि आदमी को अपने छोटे मोटे तरीके से जो कुछ कर सके वो करना चाहिए। तो उस साल मैं वापस आया और मैंने इंडिया फाउंडेशन शुरू किया। इंडिया फाउंडेशन क्या है, किस तरह से काम करता है, उस पर चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन ये बताइए, विदेश में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनके अंदर एकाएक देशभक्ति बहुत जाग जाती है। हमने फिल्मों में देखा है कि बाहर जाके लोगों को अपना मुल्क बहुत याद आता है, मेरा मुल्क मेरा इंडिया। और दूसरे टाइप के लोग वो होते हैं जो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और चीज़ों को देख के अपने मुल्क को ही गाली देने लग जाते हैं। आपका वास्ता किन लोगों से ज़्यादा पड़ा? दोनों लोगों से। आपने बिल्कुल इसका, आपका विश्लेषण बिल्कुल सही है। हम दो प्रकार के लोग होते हैं, दो तरह के एनआरआईज होते हैं। और मुझे लगता है ये दो तरह की नेचुरल प्रवृत्ति है, ठीक है। एक और ज़्यादातर लोग हम सब उसी प्रवृत्ति से ग्रसित हैं। एक में आप मिस करते हैं जो आपका अपना होता है और उसको स्वाभाविक है आपको याद आती है। दूसरे में आप उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं क्योंकि आप जस्टिफाई करना चाहते हैं उस आपको आदमी को, अपने को जो आप मिस करते हैं उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। तो फिर आप आर्ग्यू करते हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ इतना अच्छा घर है, गाड़ी है, ऑरेंज जूस मिलता है, अच्छे अच्छे लॉन हैं, ठीक है। तो आप अपने को जस्टिफाई करके खुश कर लेते हैं। मतलब वो खुश है नहीं वहाँ, हाँ, लेकिन उनको मुल्क की याद आ रही, लेकिन क्या करें। अब कोई एक तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो शायद मेरे थे, वो कहते हैं कि ठीक है, पहला सही था, हमने भी मिस किया अपने देश को। अब हमने कहा इसको अपने को जस्टिफाई करने की अच्छी जगह जो मिस किया उसी को सुधारने के लिए चलते हैं। तो मिस तो दोनों का, मिस इज अ कॉमन डिनोमिनेटर, हम सब लोग मिस करते हैं, पर हम उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। कुछ लोग वहीं रहकर अपने को जस्टिफाई कर लेते हैं, वो अपना जीवन वहीं काट लेते हैं और वहाँ से खुश रहते हैं। कुछ लोग उससे अगर
मिस करने का कुछ समाधान निकालने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं भाई क्यों मिस कर रहा हूँ, मिस ही तो कर रहा था ना, तो चलता हूँ वापस आ जाऊँगा तो मिस करना छोड़ दूंगा। फिर यहाँ के कुछ करता हूँ तो फिर अच्छा यहाँ आकर ऐसे भी लोग होते हैं, फिर अगर आते हैं, ये भी एक छोटा सा कैटेगरी होता है जो वापस आते हैं और फिर यहाँ आकर फिर रोज़ कोसते हैं प्रॉब्लम्स को, ये भी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, और वो फिर कुछ साल बाद वापस चले जाते हैं, फिर वो वही सेकंड कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं। तो पैसा लोगों को खींचता है वहाँ पर। आप जब विदेश में थे तो कितना आप मतलब पैकेज के लिहाज से अगर बात करें कि बहुत मुश्किल होता है, और बतौर इन्वेस्टमेंट बैंकर, बतौर सीए, पैकेज तो छोटा मोटा नहीं होगा। नहीं, मैं तो देखिए, मैं तो दुनिया के टॉप 5 बिजनेस स्कूल्स में से गया। मैं इंडिया से चार्टर्ड क्वालिफाइड अकाउंटेंट था। जब मेरी 2000 में नौकरी लगी तो मैं दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली में, मुझे वेरी वॉल स्ट्रीट में नौकरी लगी। उसके अंदर भी, बैंक के अंदर भी जो उसका बेस्ट डिवीजन होता है विच इज़ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस और कॉर्पोरेट फाइनेंस, उस ज़माने में उसमें मेरी नौकरी लगी। तो मेरी नौकरी बेस्ट बिजनेस स्कूल से बेस्ट बैंक, उसके अंदर भी बेस्ट डिवीज़न, वो भी न्यूयॉर्क में। तो ऑब्वियसली मतलब वो तो आप गूगल करके देख सकते हैं कि उस वक्त भी क्या पैकेज रहा होगा। तो दैट वाज नॉट माय कंसिडरेशन। दिमाग में ये नहीं आया कि अगर थोड़े दिन वक्त रुक गया तो ये जो कंपनीज़ है जिसके अंदर लोगों का सपना होता है कि मैं इतने साल बाद इन कंपनीज़ में काम करूंगा, मैं अभी इस में काम कर रहा हूँ, आगे कहाँ तक जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं गलती हो गई, वापस चले जाऊँ बीच में? देखिए, ऐसा मुझे नहीं लगा, बिकॉज मुझे बहुत अर्ली स्टेज लाइफ में पॉजिटिव स्ट्रोक्स मिले। मैं 20 साल का था जब मैं हिंदू कॉलेज में था और मैं अपना इकोनॉमिक्स का रैंक होल्डर था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो उस ज़माने में मुझको 20 साल की उम्र में मुझे एक मल्टीनेशनल में नौकरी मिल गई। मैं आर्थर एंडरसन में आ गया, जो एक बहुत बड़ी कंसल्टिंग थी। दुनिया घूमने लगा, ये ट्रैवल करने लगा। जब बाय द टाइम आई वाज 28, हाँ, मैं ग्रेजुएटेड फ्रॉम बिजनेस स्कूल। तो मेरे को फिर सो मेरे को बहुत जल्दी तो मेरी ये डिज़ायर ख़त्म हो गई। बाय द टाइम आई वाज नॉट इवन जस्ट अबाउट 30, आई बॉट माई हाउस इन लंडन। सो मैं मतलब मेरे को तो देखिए, ग्रीड का तो कोई अंत नहीं है। तो अगर ये होता है कि भाई इसकी आपको पैसा ही पैसा कमाना है, तो उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन मेरा इवन कॉर्पोरेट सेक्टर में आने में, या इवन बैंकिंग में जाने में, या इवन बाहर पढ़ने में, या इवन सीए बनने में एक्चुअली मनी का भी मोटिवेशन था ही नहीं। मैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जाता चला गया, मुझे वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगती रही। कभी उसका इंटेलेक्चुअल कंटेंट अच्छा था, कभी उसका डायनामिज्म अच्छा था, कभी उसका जो एक्सपोजर था वो अच्छा था, उस बहाने से गया। मनी तो उसका एक कोलैटरल आउटपुट था, और मेरे जीवन में वही एक मेरा जनरल फीचर रहा है। तो इसलिए पैसे से कितना आर्थिक नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, ये मैंने इतना नहीं सोचा। मतलब दिमाग तो डोवाल्स के डीएनए में है, ये बात समझ में आ गई। दिमाग से बहुत शार्प है सब। हाँ, मतलब जिस एज में आप जो चीज़ें क्रैक कर रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, ये इजी टास्क तो नहीं था। नहीं, देखिए, ये आपने दिमाग से ज़्यादा आई थिंक इसमें कहेंगे कि जिन सिद्धांतों के साथ आप जीते हैं वो अगर आपकी लाइफ में जल्दी सॉर्ट हो जाएं तो आपके लिए लाइफ बहुत इजी हो जाती है। और आपने पहले रियलाइज़ कर लिया कि भाई हार्ड वर्क की एक आपके पास करेंसी है। दूसरे आपने कहा कि साहब आपको ग्लोबली कंपेटिटिव होना है तो डोमेस्टिकली हुई, नेशनली हुई, ग्लोबली कंपेटिटिव हुई है। फिर आपने कहा साहब अपने को ऑनेस्ट रखिए, अपने को फिजिकली फिट रखिए, मतलब ये सब बेसिक बातें रखी हैं, अपने को स्ट्रेट एंड नैरो रखी है लाइफ में, तो इट वर्क्स आउट वेल। सो आई थिंक ज़िंदगी में वही प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, ऐसा करने का इरादा है कि ऐसे ही चलते रहेंगे। तो पिता ने गाइड किया आपको इसके लिए? मतलब या जैसे देखिए अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, जैसे मेरे फादर मुझे यही कहते थे कि यार ये चीज़ें हैं, इन लकीरों पे काम करते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। हर आदमी की सोच होती है कि वो अपने बच्चों को उस तरीके से देखना चाहता है। देखिए, गाइडेंस मिलता था या बिजी रहते? हाँ, तो नहीं मिलता। नहीं, तो मेरा मानना ये है कि मेरी भी बड़े बच्चे हो गए हैं। मेरी बेटी अगले साल कॉलेज चली जाएगी, तो हमने भी अब बच्चे पाले हैं कुछ साल। तो तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि एक्चुअली पेरेंट्स आपको जो बोलते हैं वो 10% होता है। वो तो कोई भी पेरेंट अपने घर में बच्चे को ख़राब एडवाइस नहीं देता कि नहीं बेटा ऐसा करो, चोरी करो, या झूठ बोलो, ठीक है ना, या मेहनत मत करो। आप अपने पेरेंट्स जो आपको बोलते हैं उससे नहीं सीखते। आपके पेरेंट्स जैसे अपना जीवन जीते हैं, आप एक्शंस उससे सीखते हैं। वो आपके वैल्यू सिस्टम बनता है। आपका वैल्यू सिस्टम बोलने से नहीं बनता। तो अगर आप अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि मेहनत करिए, तो आप खुद मेहनत करना शुरू कर दीजिए। अब जब हमारे बच्चे 18-20 घंटे हमें मेहनत करते देखते हैं, तो वो भी 18-20 घंटे करेंगे आज नहीं तो कल, उनको भी लगेगा मेहनत ही है। हमने भी अपने से
बड़े वालों को ऐसे ही काम करते देखा, तो हमने भी सोचा कि है जीवन का ये करते। तो बोलना इज़ लेस इंपॉर्टेंट, करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ऐसा मेरा मानना है। मतलब एक्शंस मायने रखते हैं। एक्शंस ही माने रखते हैं, बाकी जो बोलते हैं तो वो तो सभी जो आप अगर कल तिहाड़ जेल भी चले जाइए और उनके बच्चों से पूछिए कि क्या आपके पेरेंट्स ने बोला था कि आप ऐसे क्रिमिनल बनिए, तो कोई नहीं बोलेगा कि नहीं मेरे पिताजी ने बोला था कि आप क्रिमिनल भी अपने बच्चों को सीख अच्छी हाँ, देते हैं। लेकिन उनके बिहेवियर में कुछ ऐसा रहा होगा जो उनके बच्चों ने सीखा, जो वो अपने जीवन में नहीं ला सके और वो क्रिमिनल बने। हो सकता है वो पकड़े ना गए और ये पकड़े गए, लेकिन मेरा मानना ये, अगर आप अपने जीवन में भी देखें, आप ये देखेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें आपने अपने पेरेंट्स और फैमिली से सीखी, जिस तरह वो अपनी जीवन जीते थे। इसीलिए हम इन्हें संस्कार कहते हैं, संस्कार इन्हीं जीनों को हम वैल्यूज़ कहते हैं, दैट इज़ वर्ड्स, बट आई थिंक दैट इज़ व्हाट यू लिव। एक बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन मुझे लगता है ये छोटा सा सवाल आपको देना बड़ा मुश्किल होगा। जब आप विदेश में थे और जब आपने ये सोचा कि मुझे भारत आना है, वो क्या थॉट था जो आपके दिमाग में आया, और आज इतने साल बाद आपको लगता है कि उस थॉट के कुछ करीब आप पहुँचे हैं, या वो थॉट के आगे में बढ़ा? नहीं, उस वक्त वो देखिए मेरा ये थॉट था कि आपको लगा कि अब नहीं यार, बस बहुत हुआ, अब मैं जा रहा हूँ? हाँ, तो मुझे थॉट वाज ड्रिवन बाय वांटिंग टू डू समथिंग फॉर इंडिया। मेरा थॉट ये नहीं था कि मैं इंडिया को मिस ही कर रहा था या मुझे विदेश में कोई समस्या थी। मेरा ये था कि हिंदुस्तान में मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ अपनी तरह से कोशिश करनी चाहिए, और उस थॉट से मैं मोटिवेट होके आया और उसी थॉट से मैं काम कर रहा हूँ। काम तो इतना बड़ा है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन में भी ख़त्म होगा, ठीक है ना, और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि और कोई क्या कर रहा है या कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं अपनी तरह से कोशिश कर रहा हूँ, छोटा मोटा ही सही, ठीक है। तो जैसे जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उससे तो मैं काफ़ी खुश हूँ, और मैं वो जो उस थॉट से मैं तब मोटिवेटेड था, मैं आज भी उसी थॉट से मोटिवेटेड हूँ। अब मेरे पास थोड़ा 10, 12, 13 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया है यहाँ पर स्थितियों को देखने का, समझने का, और मैं रोज़ नया नया सीखता रहता हूँ। तो उससे मैं अपनी और जब जैसी जैसी मुझे मौका मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं अपनी तरफ से योगदान करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं मुझे लेट्स से मेरा सारा एजुकेशन यहाँ हुआ, मैं यहाँ गया, मेरे पे बहुत बड़ा एक मॉरल ऋण है इस देश का, जो हर देशवासी का होता होगा, पर मुझे उसका एहसास है कि एक मॉरल मेरे पे वो है, डेट है कि मैं इतने सस्ते यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, जिसको इस देश के लोगों ने सब्सिडाइज़ किया। मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं कुछ ना कुछ वापस दूँ। अब कैसे दूँ, कितना दूँ, वो तो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, पर वापस को देने की कोशिश करूँ। तो वही मेरा उसी से मोटिवेटेड करता रहता हूँ, और वही मेरे दिमाग में प्राइम। लेकिन शौर्य जी, ये बात माननी पड़ेगी कि आप ये कह रहे हैं कि मुझे देश को वापस देना है, और आपने वो किया, और ये भी बता दिया कि आप बगैर किसी पद के भी वो काम कर सकते हैं। इंडिया फाउंडेशन को आज चर्चा करते हैं लोग, लेकिन आपने इसको शुरू किया, और एक थिंक लोगों के जहन में आज जो है, जिसको लेके आप आगे बढ़े हैं, ये चलती चली गई। आज आप बीजेपी के एक कार्यकर्ता भी हैं, आज आप गुड गवर्नेंस बॉडी के संयोजक हैं उत्तराखंड के अंदर, और क्या इन द फ्यूचर हम आपको पॉलिटिक्स में भी देखेंगे? पॉसिबल है कि मैं उस डायरेक्शन में जाऊं, लेकिन जैसे आपने कहा कि मेरा मोटिवेशन डिफरेंट है उस चीज़ से। मैं रियलाइज़ करता हूँ कि अब मैंने रियलाइज़ करना शुरू किया। देखिए, मैंने तो इंडिया फाउंडेशन 2009 में शुरू किया। उस टाइम पे तो ना कोई बीजेपी थी, ना कोई सरकार थी, तो लोगों को ना कोई उस वक्त एक्सपेक्टेशन भी थी कि बीजेपी सरकार में आएगी, क्योंकि 2009 में तो इलेक्शन भी हार गई थी। तो मेरा मोटिवेशन था कि कुछ हमने देश के लिए योगदान दे सकूँ। ओवर द टाइम मैंने रियलाइज़ किया, क्योंकि एज अ थिंक टैंक आई गॉट अ चांस टू वर्क विद पॉलिटिशियंस, पर्टिकुलरली विद अ लॉट ऑफ पीपल इन बीजेपी, कि पॉलिटिक्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग माध्यम है कुछ करने के लिए, और वो आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, और उसमें कई तरह के लोग वहाँ पर आते हैं पॉलिटिक्स में। कई लोगों की अलग अलग प्रेरणाएँ होती हैं पॉलिटिक्स करने की। उसमें एक बहुत सारे कैटेगरी लोग होते हैं जो पॉलिटिक्स उनके लिए करियर है, कुछ
जो जो मुझे लगता है मॉरली अनएथिकल है, पर कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए वो व्यवसाय भी है, बिजनेस भी है, बट अलग अलग कैटेगरी ऑफ लोग हैं, कई आप कैटेगरी। उस कैटेगरीज में मैं मोस्ट कैटेगरीज में नहीं फिट होता। मेरा एक छोटा कैटेगरी है जिसमें अगर पॉलिटिक्स के माध्यम से मैं कुछ कर सकूं, कुछ योगदान दे सकूं, कुछ उन चीज़ों को जिनके बारे में मैं केयर करता हूं आगे बढ़ा सकूं, तो आई एम ऑल अप फॉर इट। लेकिन पॉलिटिक्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स इज ऑफर करियर, मैं करियर पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मेरे कोई करियर के लिए नहीं करना है या कोई व्यवसाय के लिए नहीं करना। तो मैं ज़रूर तो मैं फिर अगर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और ऐसा मौका आएगा तो आई विल नॉट ऑब्वियसली शाई अवे फ्रॉम इट। व्यवसाय की बात करते हैं। आपने नौकरी छोड़ी, यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन व्यवसाय भी है आपका। आप एज ए चार्टर अकाउंटेंट भी अपनी फर्म चलाते हैं। आप बड़े बड़े लोगों के साथ, आपका विदेशों की आपके क्लाइंट्स हैं, और आपके कुछ तो पार्टनर्स भी ऐसे हैं जिन्हें मैं इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ क्योंकि देश में आज एक विचारधारा है बीजेपी की, लेकिन बीजेपी मुस्लिमों के अगेंस्ट है। लेकिन आपका तो मुस्लिमों से बहुत ही अच्छा रेपो रहा है। हाँ, रेपो बहुत अच्छा रहा। आपके पार्टनर एक मुस्लिम है और उनका अगर मैं नाम आप शेयर करें तो कई मुसलमान तो उन्हें अपना खलीफा तक मानते हैं आज के टाइम में। हाँ? बताना चाहेंगे उनके बारे में? तो मैं आपको एक बताता हूँ कि पहली बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल ही इसमें मुझे कोई वो नहीं है कि मैं दुनिया भर में घुमा हूँ और मैंने दुनिया भर में लोगों के साथ काम किया है, और मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है लोगों के बारे में, और मैं धर्म के आधार पर कोई किसी के बारे में जजमेंट नहीं करता। मुझे लगता है वो और उनके भगवान के बीच में उनका अपना इंडिया पर्सनल वो है। जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि मैंने जब व्यवसाय शुरू किया 2009 में अपना, जब मैं यहाँ पर इंडिया वापस आया, तो मैंने एक सिद्धांत बांधा। मैंने कहा कि मैं हिंदुस्तान में कोई व्यवसाय नहीं करूँगा। तो और क्योंकि कहीं मेरा ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कोई आरोप लगाने वाला ही नहीं बचेगा। जब मैंने यहाँ पर कुछ पब्लिक लाइफ में कंट्रीब्यूट, पब्लिक सर्विस के लिए आया हूँ, तो यहाँ मैं सर्विस करता हूँ। और जहाँ मुझे अपना, पर मुझे फिर भी अपने बच्चों का पेट पालना है, मुझे अपने माँ बाप को केयर करना है, मतलब सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई व्यवसाय तो करना पड़ेगा। तो मैंने अपना व्यवसाय सिंगापुर में शुरू किया 2009 में, और मैं पिछले 15-16 साल से वहीं से बाहर से करता आ रहा हूँ। जो मेरा हिंदुस्तान में ना कोई बिजनेस इंटरेस्ट है, ना मेरा कोई प्लान है यहाँ पर कोई बिजनेस इंटरेस्ट रखने का। और जैसे मैंने कहा, मैं तो इंटरनेशनली कम्पिटिटिव हूँ, मुझे तो नौकरी की दुनिया में कहीं प्रॉब्लम नहीं, चाहे सिंगापुर हो, चाहे लंदन हो, चाहे अमेरिका हो, तो मेरे लिए तो सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन थी। तो वो मैं अपना आराम से उसको एक लेजिटमेट तरीके से, टैक्स पेड तरीके से, रीजनेबली ओके तरीके से कर सकता हूँ और करता आया हूँ। और मैं उसके बारे में आई फील वेरी प्राउड ऑफ इट ऑल्सो। आई डन रीजनेबली वेल एंड यू नो आई हैव हैड टू वर्क हार्डर। मैं आधा टाइम, जैसे आपको पता है, हवाई जहाज पे रहता हूँ, वर्क हार्डर फॉर इट। मैं 2 महीने से ट्रेस कर रहा हूँ, अब जाके आप मेरे हाथ में पकड़ में आए। हाँ, जहाँ तक रही आपने बात कही मेरे पार्टनर्स की और इसकी, तो उसमें मैं 2001 से जब मैंने अपना, मैं बैंकिंग में था, तो मैं ऑयल एंड गैस बैंकर था। तो मेरा सऊदी अरब से तब से आना जाना था, और वहाँ पर जाकर मैं वहाँ पर लोगों के साथ डील करता था। तो हो सकता है वो लोग मुझसे थोड़ा इम्प्रेस हुए हों या मेरे साथ काम करना चाहें हों। तो वो बड़े लोग हैं, तो पर फिर भी उन्होंने सोचा कि ठीक है, ये यंग लड़का है, इसको बैक करना चाहिए इसके साथ। और उनको पता था कि मेरा ये भी नहीं था कि मैं अपने कोई राष्ट्रवाद को या अपनी आइडेंटिटी को छुपा के उनके साथ करता था। उनको आज भी पता है कि मेरी क्या विचारधारा है, क्या मैं विचार है। लेकिन मेरा मानना है कि ये दोनों चीज़ें कोएग्जिस्ट कर सकती हैं, और ये दोनों चीज़ें अपने साथ काम कर सकती हैं। और हमको, और आज हमारी, अगर आप देखें ग्लोबल रिलेशंस में देखें, तो दुनिया भर में ऐसे कई मुस्लिम ममालिक हैं जिनके साथ हम बहुत क्लोजली कोऑपरेट कर रहे हैं और क्लोजली वर्क कर रहे हैं। और यही हिंदुस्तान की और एक भारतवासी की, मैं धर्म भी नहीं बोलूँगा, एक भारतवासी की स्ट्रेंथ है। वो किसी भी इन्वायरमेंट में जाकर, किसी भी प्रांत के, धर्म के लोगों के साथ जाकर अपनी कॉम्पिटेंस, अपनी नॉलेज, अपनी वैल्यूज़, अपनी ऑनेस्टी के आधार पर अपना जगह बना सकता है। और अगर आप इंडियन डायस्पोरा को देखें, दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एवरीवन। आई एम नॉट यूनिक, आई एम जस्ट लाइक एवरी अदर इंडियन, इट्स बट नेचुरल। बट फिर भी मोहम्मद बिन सलमान
मतलब नहीं, मेरा उनके साथ नहीं है, जस्ट टू क्लैरिफाई। सऊदी रॉयल फैमिली बहुत बड़ी है, उसमें से एक ब्रांच है एक्चुअली, वो कभी उसमें नहीं, मतलब गवर्नमेंट में नहीं रही है, but उनका बिजनेस है, बट ऑब्वियसली वेरी क्लोजली रिलेटेड टू दी जो उनकी अल साउद फैमिली है, जो उसकी फैमिली है, उसका नाम का काम है प्रिंस मिशाल बिन तुर्की, ये जो तुर्की ब्रांच है और जिसके ये भी हैं, तो वो उनसे हैं रिलेटेड। दुनिया के सबसे अमीर लोगों के साथ है हमारा ये मतलब, आप देखिए ये तो हमारी दोस्ती 2006-07 से जाती है। सही जब बात, हम सही पुराने बात। लेकिन आपने अभी बीच में एक बड़ी अच्छी बात कही कि राष्ट्रवाद जो है वो धर्म के साथ नहीं आता है। 100%। राष्ट्रवाद दोनों जगह चल सकता है, और अगर बतौर मुस्लिम कोई राष्ट्रवाद होना चाहिए, मुझे लगता है कि देश तो सबसे पहले है। इस्लाम भी ये कहता है कि देश सबसे पहले। बिल्कुल। तो उन लोगों से आप क्या कहेंगे जो देश में दोनों तरफ से, हिंदू या मुस्लिम तरीके से, चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं? हाँ, तो देखिए, मैं तो कोई नहीं हूँ पॉन्टिफाई करने के लिए कि लोगों को क्या करना चाहिए और करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि जो आपका राष्ट्र है, जो आपने जैसे कहा नेशन है या देश है, वो सैक्रोस्कैंट है, वो नॉन निगोशिएबल है, ठीक है। हम में से किसी को कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए, जाने में और जानते हुए तो डेफिनेटली, और अगर अनजाने में हो जाए गलती तो उसको करेक्ट कर लेना चाहिए, जिससे हमारा देश कमज़ोर हो। इस देश को पाने में, इस देश को यहाँ तक लाने में 1000 साल तक का संघर्ष लगा है। अब इतने मुश्किल के बाद जो पाई हुई चीज़ है, उसको इतनी आसानी से नहीं खोना चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर देखिए, देश इज़ लाइक अ हाउस। हर दिन इसमें कुछ लोग ईंट जोड़ रहे हैं और कुछ लोग ईंट निकाल रहे हैं। बहुत बढ़िया। आपको यह तय करना है कि आप उस टीम में हो जो ईंट डाल रहा है, ईंट कर रहा है, या उस टीम में हो जो ईंट निकाल रहा है। हर देश में, हर टाइम पे हर तरह के लोग रहे हैं, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए इस मकान के अंदर आपके बच्चे रहे। एग्जैक्टली। हम इस मकान में हैं क्योंकि कोई हमसे पहले इसको ईंट डाल रहे थे। जब ये देश अंग्रेजों के नीचे भी गुलाम था, तो कुछ लोगों ने तब भी कोशिश करे थे, तब भी लोग थे जो निकाल रहे थे, बिल्कुल, ठीक है ना, जो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो उसको जोड़ रहे थे। आज उनकी मेहनत से हम उस घर में आराम से रह रहे हैं। तो वही मैंने कहा ना, जो आपका बात था कि आप जब वापस आए, तो अगर आपको इस बात का एहसास है कि ये घर तो मेरे बाद भी रहेगा, इसमें कल मेरे बच्चे भी रहेंगे, तो आप क्या ईंट रखोगे या ईंट निकालोगे? बस यही एक आपका मेरे ख्याल से क्लियर मापदंड होना चाहिए। और जब आप इस दृष्टिकोण से सोचते हो, तो आपकी जाति, आपका धर्म, आपका व्यवसाय, आपके पर्सनल इंटरेस्ट, आप किस ज्योग्राफी को बिलोंग करते हैं, ये सब इरेलेवेंट हो जाता है। ओनली चीज़ ये रेलेवेंट हो जाती है कि क्या आपके एक्शंस और क्या आपके थॉट्स देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली। और कभी संभव है कि जब आप कुछ काम करते हो, उसका कुछ ऐसा इम्प्लीकेशन होता है जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, तो आपको उसको करेक्ट कर लेना चाहिए। भाई, अगर आपसे कभी कोई गलती हो गई, गलती से मैंने कहा कोशिश तो कर रहे थे ईंट लगाने की, लेकिन ईंट निकल गया, तो अपने आप को अगला ईंट दोबारा 2 ईंट लगा लेंगे। भाई, गलती हो गई, इस बात का एहसास होगा, सुधार लेंगे। तो जो लोग भी इस देश को इस दृष्टिकोण से, धर्म से बांटते हैं, उनको ये बात सोचनी चाहिए कि ये चीज़ ठीक नहीं है। मेरे मानने से देश में सारे धर्मों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, सारे धर्मों को पहले देश को आगे रखना चाहिए, और अपनी आइडेंटिटी को समझना चाहिए। हमारी आइडेंटिटी एज इंडियंस सुपरसीड्स ऑल अदर आइडेंटिटीज। क्या बात है। अब क्योंकि देखिए वक्त आपके पास कम है, लेकिन मुझे बातें बहुत सारी करनी। मैं 80 के दशक में लेके जाना चाहता हूँ आपको। 80 का दशक बड़ा इंटरेस्टिंग फेज़ है आपकी लाइफ का, आपको भी याद होगा, और मैं थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाल देता हूँ। पाकिस्तान में आपने पढ़ाई की थी उस दौरान, उन 10 सालों में 7 साल आपके पाकिस्तान में, वो था क्या, एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि पाकिस्तान को जो आज की जनरेशन है वो वैसे ही एक रोग स्टेट की तरह देखती है कि वहाँ पर चीज़ें बिल्कुल बकवास है, वहाँ पर लोग बंदूक लेके घूमते हैं, AK-47 लोगों के गाड़ियों में पड़ी रहती है। मतलब जिस तरीके से वहाँ भुखमरी और दूसरी चीज़ें आज के दौर में आई, उस टाइम का पाकिस्तान अच्छा था आज से, या चीज़ें अलग थी? उस टाइम का पाकिस्तान आज के टाइम से बहुत अच्छा था, और उस टाइम का पाकिस्तान अगर आप देखें तो हिंदुस्तान उस टाइम की हिंदुस्तान से भी ज़्यादा समृद्ध था। लेकिन पाकिस्तान ये बड़ी बात बोल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने कंटिन्यूसली और उसमें शायद अर्ली 80s में और लेट 70s में एक
डेथ, जिसे कहते हैं ना आखिरी नेल डाल दिया कॉफिन में, जनरल ज़ियाउल हक ने, जब उन्होंने धर्म को अपने देश, अपनी राष्ट्रता का आधार बनाया। पाकिस्तान बना ही इसी पे था, तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट ब्लेम हिम कि वो उसको, पर धीरे धीरे जो हज़ारों सालों की हिंदुस्तान की सभ्यता थी, कल्चर था, विच इवन प्रिसीडेड इस्लाम, जो वहाँ पर एक्सटेंड करता था, वो पाकिस्तान ने फाइनली 80s में उसको भी त्याग दिया। पहले तो उन्होंने मतलब दे ट्राइड, दे स्टार्टेड फ्रॉम द मिड 50s when they overran their constitution and made it into the Islamic Republic of Pakistan. But anyway, long story. तो वो मेरे लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस इन पॉइंट है कि अगर आप इस तरह की गलतियां करते हैं जहाँ पे आप अपने देश को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और अपने नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपने पॉलिटिकल या शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए, तो आपकी कंट्री का भी वही हाल होता है। मैन आई कैन गो इनटू अ लॉन्ग डिस्कोर्स, आई डोंट नो हाउ मच टाइम डू यू हैव, लेकिन फॉर एग्जाम्पल इन दी 80s जो आपने कहा बहुत इंटरेस्टिंग डेकेड था, पाकिस्तान लर्न द बिगेस्ट मिस्टेक दैट बिकेम इट्स अनबिकमिंग। इट लर्न फ्रॉम दी अफगान फॉर बीइंग अ हायर्ड गन फॉर द अमेरिकन्स इन अफगानिस्तान की टेररिज्म वर्क्स। एंड ज़ियाउल हक एक्चुअली थॉट दैट अब हम मिलिटरीली तो इंडियन आर्मी को डिफीट नहीं कर सकते, लेकिन हम टेररिज्म को अगर प्रमोट करें तो हम इंडिया को ब्लीड कर सकते हैं। ये गलती अपने को फर्दर कंसोलिडेट करने के लिए जो उसने करी, उसका सबसे बड़ा विक्टिम पाकिस्तान है। हिंदुस्तान को तो कुछ नहीं हुआ। आज 25-30 साल बाद हिंदुस्तान इज प्रोबेबली स्ट्रॉन्गर, बट पाकिस्तान इकोनॉमिकली इज कोलैप्सिंग बिकॉज इट इज बिकमिंग अ टेररिस्ट स्टेट। जहर की खेती करोगे तो ज़मीन तो ख़राब होगी। बिल्कुल। तो वो बताइए, आप उस वक्त कितने बड़े थे और कहाँ पर छोटा थे? था, स्कूल में पाकिस्तान था, में कहाँ पर थे आप? मैं इस्लामाबाद में था। इस्लामाबाद में आप तकरीबन 5-1 साल रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो कैसा था, मतलब भारत जैसी आबो हवा है, डिफरेंट है? आपने अपने नज़र, क्योंकि कहते हैं बचपन की यादें रहती है जहन में, हाँ, कुछ है? नहीं ये लोग कैसे हैं वहाँ के, पॉलिटिक्स अपार्ट, लोग कैसे? लोग तो बिल्कुल हमारे जैसे हैं, सामान्य हैं, उनको वही है, उनका मतलब उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं। वो हमारे ही जैसे लोग हैं और हम ही से आए हुए हैं, हमारी ही कल्चर की तरह है, हमारी तरह बोलते हैं, हमारी तरह खान पीन रहना वहना सब हमारी तरह है। बस उनका एक नफ़रत है उनके दिल में जो प्लांट की गई है। मुझे नहीं लगता कि उनकी वो इंट्रिंसिक, मतलब आम लोगों के अंदर भी है नफरत? नहीं, नफरत धीरे धीरे उनको मिसगाइड किया गया। तो जब मैं 80s में ग्रो कर रहा था, मैं देख रहा था कि कैसे उनको, मतलब उस वक्त मुझे नहीं समझ थी, लेकिन आज जैसे मुझे समझ है कि कैसे उन लोगों को मिसगाइड करके उनको फॉल्स नैरेटिव्स पढ़ाकर उनको आप सेटअप कर रहे थे फॉर फेलियर। जैसे कि जैसे उनको सिखाया जाता था कि भाई हिस्ट्री आपकी मुग़ल एम्पायर पे ख़त्म होती है और 1947 के बाद शुरू होती है, या आपकी हिस्ट्री मोहम्मद बिन कासिम की अराइवल से शुरू होती है और उससे पहले कोई हिस्ट्री नहीं थी। तो जब वो मोहनजोदाड़ो देखते हैं या हड़प्पा देखते हैं, जो दोनों पाकिस्तान में हैं, तो उनको समझ ही नहीं आता कि ये है क्या, ठीक है ना, कि ये किस तरह का है। और इस तरह के बड़े बड़े गैप्स आप उनको अपनी हिस्ट्री में दे देते हैं और फिर उसको हिस्ट्री को भी इस प्रकार से लिखते हैं कि ये हिस्ट्री पाकिस्तान की हिस्ट्री है, और तो आप एक एवरेज पाकिस्तानी को बिलीव करने लगते हैं कि यार मैं तो एक्चुअली मोहम्मद बिन कासिम हूँ, मैं तो अरब से आया था, ठीक है। अब वो जब उसकी जो आप नॉट रियलाइजिंग कि वो कोई बिहार का था, कोई मध्य प्रदेश का था, कोई पश्तून था, कोई पठान था, कोई पंजाब का था, तो आप उनको एक फॉल्स नैरेटिव में डालकर कॉन्स्टेंटली एक सेटअप कर देते हैं फॉर फेलियर, इंक्लूडिंग उन विच एज आई सेड दी फियर और हेट्रेड फॉर समबडी। तो उन्हें जैसे स्कूलों में बताते हैं कि अरे भाई कितने ख़राब हैं हिंदू लोग और कितना हिंदुस्तान ने हम पे जुल्म किया, और अगर पाकिस्तान को जीना है तो हिंदुस्तान से नफरत करना ज़रूरी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो आप उसका फिर मैनिफेस्टेशन, मतलब पूरा इतिहास उन्होंने बिगाड़ दिया। अब आप ये नहीं समझते कि इतिहास में आप चेंजेस करेंगे तो आप अपना मुस्तकबिल, अपना फ्यूचर बर्बाद करने पे तो ले? हाँ, अगर आप उसको एक उसको डिस्टॉर्टेड पर्सपेक्टिव से देखेंगे, हाँ, और उसको एक डिस्टॉर्टेड, जैसे अंग्रेज़ों ने हमारे साथ भी किया। बाय द वे हमारे हिंदुस्तान में भी अंग्रेज़ों ने हमारी हिस्ट्री की बुक्स वगैरह को बहुत डिस्टॉर्ट किया। जैसे कि उन्होंने कॉन्स्टेंटली हमको ये समझाया, और ये हमारा चलता भी रहा, आज़ादी के बाद भी चलता रहा, कि हमें बताया कि साहब हम तो हमेशा ग़ुलाम थे,
और हमारे साथ ये ट्रू नहीं है। ऐसे कई पीरियड्स थे जब हिंदुस्तान गुलाम नहीं था और यहाँ पर गुलाम फॉरेन हुकूमतें नहीं थी, लेकिन उस पीरियड को आपने इसलिए हाइड कर दिया कि लोगों को ये बिलीव करने लगे कि हम तो गुलाम है। तो आप एवरेज कई बार हिंदुस्तानी कई साल तक सोचते रहे भाई साहब यही सही होगा, हम तो बहुत सालों तो गुलामी थे हम तो। आप देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर एक मेरी सोच है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हिंदुस्तान के अंदर कभी भी कोई ऐसा शख्स नहीं रहा जिसने बाहर जाके अटैक किया हो किसी राजा ने। हम समृद्ध थे तभी तो यहाँ थे, लोग हमारे घर आए, हम किसी के घर पे हमला नहीं करने गए। तो हिंदुस्तान तो समृद्ध था, ये इसी बात से हमें समझ जाना चाहिए, लेकिन हमें फॉल्स नैरेटिव में डाला गया। आपने एक बात कही कि पाकिस्तान ने 1980 में गलती की और उसने इस्लामिक देश किया, जिस तरीके से वो हटा उसका खमियाजा। आज कई लोग ऐसे हैं जो जिन्हें बोलते हैं हार्ड लाइनर हैं, वो भारत के हिंदू राष्ट्र होने की बात कहते हैं। आपका क्या सोचना है, क्या ये वही गलती नहीं होगी या आप ये कहते हैं कि नई चीज़ें डिफरेंट होगी, ऐसा होना चाहिए? मैं किसी और के बारे में नहीं कमेंट कर सकता, लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ जो मैं मानता हूँ कि जब लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं या जो 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 कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है हिंदुज़म का, और जो हिंदू ग्लोरिफिकेशन और हिंदू आइडेंटिटी को असर्ट करता है, वो उसमें कोई गलत बात नहीं है। वो तो एक्चुअली एक हिस्ट्री का डिस्टॉर्शन है जिसको हमें करेक्ट करना ही चाहिए था, और देर है कि हम अभी तक वेट करते रहे उसको करेक्ट करने का। बट वो अगेंस्ट किसी के नहीं है। राइज ऑफ प्राइड इन योर कल्चर इज नॉट अगेंस्ट एनीबडी। तो उसका ये मतलब नहीं है कि इट इज़ अगेंस्ट Christianity or against Islam or against it is for the Hindus it is an acceptance of who they are and where they came from। तो मुझे लगता है कि गलती तब होती है जब लोग उस रिसर्जेंस को इंटरप्रेट करते हैं अगेंस्ट समबडी, या कोई और लोग कम्युनिटीज के उस रिसर्जेंस को इस तरह इंटरप्रेट करते हैं कि नहीं साहब ये हमारे अगेंस्ट है। ये एब्सोल्यूट में कंप्लीट है। और जैसे आपने सही कहा, अगर आप हिंदू कल्चर देखें तो वो तो बिल्कुल ही असिमिलेटिव है। जो भारतीय कल्चर है वो तो बिल्कुल असिमिलेटिव है। तो उसमें हर संप्रदाय के, हर धर्म के लोगों को साथ रहने की और कोएग्जिस्ट करने का तरीका सिखाया जाता है। तो उसमें उसको वो तो किसी भी रिलीजन के लिए थ्रेट नहीं है। इसका तो हमारे पास डेटा भी है ना, मतलब हम तो हिंदुज़म तो बहुत पुराना रिलीजन है। जैसे आपने कहा, कोई भी आप इसमें हिस्ट्री में नहीं बता सकते कि उसने कभी किसी और को थ्रेट दिया हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा सवाल को इसको क्लियर करता हूँ। कई लोग ये कहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, संविधान में अमेंडमेंट करेंगे और देश से जो दूसरे धर्म है उन्हें निकाल देंगे। इन लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मतलब ये आई डोंट नो वो मैं कौन होता हूँ मैसेज देने वाला, लेकिन ये जो कहते हैं कि जो हिंदू राष्ट्र बनाना, तो जो हम जो सनातन धर्म है उसको प्योरली आइडेंटिफाई करें और कहें कि सिर्फ वही एक वो है, उसके अलावा कोई और नहीं है, तो आई थिंक दैट इज़ इनकरेक्ट। और दैट और लोगों का राइट है। एवरीबडी इज़ एन इक्वल सिटीजन ऑफ इंडिया, एवरीबडी इज़ protected by the Constitution of India. Constitution of India is very clear, as it has stood the test of time. It has understood the fabric of this country, and I think any Indian who claims to be an Indian must believe 100% in the Constitution of this country. You know, and if you believe in the Constitution of the country, you would never say a thing like that. क्या बात, बहुत खूबसूरत बात आपने कही। एक जल्दी से पाकिस्तान में आप जब जाते थे तो आपने वहाँ स्कूलिंग की, क्या आपको वहाँ आप अकेले होते थे? मुझे नहीं लगता कि और भी ऐसे बच्चे होंगे जो इंडिया से आए हुए होंगे। वो क्या एक्सपीरियंस था और क्या सिक्योरिटी के साथ जाते थे आप? नाम बदला हुआ था या आप अपने शौर्य के नाम से ही पढ़ाई की आपने? नहीं, अपने नाम से पढ़ाई करी, कोई ऐसी सिक्योरिटी भी नहीं थी। हम बिल्कुल शक्लों में पाकिस्तानियों की तरह लगते थे, हमको अलग थोड़ी लगते, हमको अंग्रेज गोरे थोड़ी थे कि हमको लोग आइडेंटिफाई कर। तो जब तक कोई हमारे से नाम नहीं पूछता था या हमारी वो नहीं बात करता था तो हम ऐसे ही लगते थे जैसे हर पाकिस्तानी अच्छा लगता। तो उसमें हमारी कोई समस्या नहीं थी, अभी भी कोई समस्या नहीं है। नहीं, बुली ऐसा कुछ नहीं था। मतलब बुली तो लड़कों में होता ही है, लड़ाई वड़ाई होती है तो उसमें, पर वो इसलिए नहीं था कि आप कोई इंडियन हैं या वो हैं, वो ऐसा कोई बुली नहीं था। लेकिन ये होता था कि एक बड़ा कंपेटिटिव वो होता था कि भाई जब कोई इंडिया पाकिस्तान का इशू होता था, क्रिकेट मैच होता था, हॉकी मैच होता था, उस ज़माने में हॉकी बहुत होती थी, तो सारी क्लास एक तरफ होती थी, आप अकेले होते थे बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप अगर कभी क्रिकेट मैच भी एक स्टेडियम में चले गए, मुझे अभी भी याद है कई साल पहले
एक हॉकी का स्टेडियम था, हॉकी का मैच था, सॉरी, पूरा का पूरा स्टेडियम भरा हुआ था रावलपिंडी के अंदर पाकिस्तानियों से। और हम लोग कुछ एम्बेसी से बच्चे गए थे कि देखने मैच, इंडिया पाकिस्तान का मैच खेला। तो सिर्फ हमारे पास ही इंडिया का झंडा था और एक ही उस ज़माने में, और उस वक्त इतना टीवी भी नहीं था। और हम लोग खूब चिल्ला रहे थे, खूब अपना वो कर रहे थे, और जनता भी हमें देख रही थी। किसी ने तो जब गोल होता था तो हम लोग करते थे इंडिया का, जब वो पाकिस्तान का होता था तो हमारी तरफ करके हम हु करते थे। तो आप अकेले लड़ना सीख जाते हैं, आप सीख जाते हैं कि आप अपने छोटे भी सही, कम भी हों आप, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी टीम के लिए खड़े होंगे। मतलब आप छोटी उम्र में पाकिस्तान से अलग ही जंग लड़ के आ चुके हैं। अच्छा, अब मौजूदा दौर की थोड़ी सी सियासत की बात कर लेते हैं। बिल्कुल आखिर में मैं कुछ सवाल हैं वो रख रहा हूँ। मौजूदा दौर में आपको लगता है 2024 में कोई ऐसा नेता है जो मोदी के समकक्ष खड़ा होता दिखाई देता है आपको? पीएम मोदी के अगेंस्ट? आप बताइए, आपको लगता है? आप तो ज़्यादा पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसा कोई है आज की तारीख। कोई नहीं है। क्या गलतियां हैं जो कर रही हैं विपक्षी पार्टियां, या आपको लगता है कि एज अ थिंकिंग वाइज कहीं पर इनकी गलतियां हैं जो इन्हें दूर करती जा रही है नेशन से? अगर मैं ये बात बता दूंगा तो, और वो मेरी बात सुन लेंगे तो फिर हमको वो अच्छा, गलतियां करना छोड़ देंगे। गलतियां है? अगर वो तो आपने कहा ना कि अगर कोई बच्चा के मार्क्स नहीं आ रहे तो ऑब्वियसली उसको सोचना चाहिए ना कि मैं क्यों गलती कर रहा हूँ। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो गलती का, मैं मैथ्स में गलती कर रहा हूँ, मेरे मार्क्स आ रहे हैं, हर 4-5 साल बाद मुझे मेरे मार्क्स मिल जाते हैं, तो मुझे पता चलना चाहिए कि मैं ज़रूर कोई गलती कर रहा हूँ, कि क्यों नहीं मैं इसको अपनी, क्यों मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, मुझ पर हमें सत्ता में ला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कारण तो बहुत सारे हैं, मैं पूरे कारण नहीं बताऊँगा आपको, और लेकिन मैं 1-2 कारण बता सकता हूँ जो मुझे लगता है अब मुझे लगता नहीं कि वो मेरी बात सुनेंगे अभी, तो कोई बात नहीं, बट विच इज़ गुड। देखिए, वो एक सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम वो है, वो ये सारे विपक्षों के लिए, कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए, ये सभी के लिए मुझे लगता है, फॉर मोस्ट पार्ट, एटलीस्ट नेशनल पॉलिटिक्स में, मैं स्टेट में नहीं कहूँगा। कांग्रेस और राहुल गांधी जी के लिए तो और भी पर्टिकुलरली रेलेवेंट है। मुझे लगता है कि आज की तारीख में वो लोग हिंदुस्तान को और भारत की जनता को और भारत के लोगों को और बदलती हुई भारत के माहौल को रीड नहीं कर पा रहे सही तरह, एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर इज रीडिंग इट। क्योंकि बिकॉज आपको पॉलिटिक्स में यू मस्ट बी एबल टू सी कि लोग चाहते क्या हैं, और इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं और ऐसी नैरेटिव्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिसमें लोगों का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर लोग जब ऐसी बातें करते हैं और ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिसमें लोगों का कोई लेना देना ही नहीं है उससे, या लोगों का उसमें, तो फिर लोगों को वोट भी नहीं डालते। उनको लगता है कि वो बहुत सही बात कह रहे हैं, पर वो लोगों को समझ नहीं रहे, और वो लोगों को शायद समझ इसलिए नहीं रहे क्योंकि जैसे गांधी जी वगैरह कहते थे, वो उन लोगों के बीच में नहीं है, वो उन लोगों के बीच में से आए ही नहीं है, वो उन लोगों की अपनी पार्टियों में भी उन लोगों की बात नहीं सुनते जो उन बीच में आते हैं जनता से, तो फिर उनको पता ही नहीं है कि जनता क्या है। वो तो सुपर से क्वांटिफाई करना चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, और शायद वो एक पुराना ज़माना रहा होगा हिंदुस्तान में जब लोग पॉन्टिफिकेशन से सुन लेते रहे होंगे कि आप किस परिवार से आते हैं, आप किस लेगेसी से आते हैं, तो लोग आपको फॉलो करते हैं। वो हिंदुस्तान ही नहीं बचा, तो वो आप उसको कहते रहिए, आपको समझ ही नहीं आएगा। मतलब अब देखिए, कल का उदाहरण देख लीजिए, मतलब ये उन्होंने जो नेहरू मेमोरियल है उसको अब प्रधानमंत्री मेमोरियल डेजिग्नेट किया गया। ये भारत की जनता के लिए आज के 2024 में कोई इशू ही नहीं है कि अब उनके लिए तो उनका खून खौला हुआ है कि साहब आपने ये नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन, नेहरू मेमोरियल को कैसे चेंज कर दिया। अब सवाल ये है कि भाई, ये देश के नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, वो आपके तो उनकी उस पर्सोना में एज प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया सारा रिस्पेक्ट है, सारा रिकग्निशन है, सारा कंट्रीब्यूशन है उसको, पर उसके और भी लोग थे जिन्होंने किया। भाई अगर आज 1947 से, वो तो नेहरू जी तो 1963 में उनका देहांत हो गया था, 1964, तो उसके बाद से भी तो 64 से भी तो 2024 तक कंट्री चल रहा है भाई, तो आप किसी को नहीं मानोगे। अब तो जब ये नहीं मानोगे तो फिर आप उन सारे लोगों को एक्सक्लूड करोगे। उसमें से कोई आदमी बिहार से आया होगा, कोई यूपी से आया होगा, कोई किसी समाचार, उनका भी तो कंट्रीब्यूशन लेके चलिए। तो ऐसे जब वो मुद्दों पर इशू रेस करते हैं और
आग बबूला हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक्चुअली नहीं समझ रहे कि देश जागा है, और जो रियल मुद्दे हैं उन पे वो बोलते नहीं, उन पे वो चर्चा नहीं करते। तो फिर लगता है कि साहब ठीक है, अच्छा है। राहुल गांधी को विदेश में प्लेटफॉर्म कैसे मिल जाता है, और ये जो बातें करते हैं वो आपको लगता है जायज़ है? नहीं, मुझे लगता है वो करते क्यों हैं वहाँ तो उनको कोई, वो तो वोट भी नहीं डाल सकते। तो देखिए ना, अब राहुल गांधी साहब को तय करना चाहिए कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं या वो देश में इलेक्शन जीतना चाहते हैं। अगर उनको लगता है जेन्युइनली कि यहाँ पे डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई है, तो भारत की जनता को जब में आग लगाएं ना, उनको सड़कों पर लाएं और कहें कि बदो सत्ता परिवर्तन लाओ, यहाँ पर अब प्रजातंत्र को खतरा है। बॉस्टन और न्यूयॉर्क के लोगों को समझा कर क्या फ़ायदा, उन्होंने तो वोट भी नहीं डालना। ये तो वैसे ही एक मानसिकता है, जैसे मैंने आपसे, आपने मुझे मेरे पूछ रहे थे ना कि भाई अगर परिवर्तन लाना है तो वहाँ बैठ के परिवर्तन लाने में क्या फायदा। वहाँ से आपको खुशी मिल सकती है कि कुछ अखबार लिख देंगे आपके बारे में, और आप, या अनलेस आप उसी मानसिकता से ग्रस्त हो जो शायद आज़ादी से पहले थी, कि हुक्मरान तो वो हैं, वो तय कर लेंगे तो यहाँ पर चीज़ें बदल जाएंगी। तो अगर आपने चीज़ को बदलना है, रिप्रेजेंटेशन लेकर जाना है, तो पॉल मॉल पे जाइए और स्टेट का जो इंडिया उसका जो सेक्रेटरी फॉर इंडियन अफेयर्स है उसको कन्विंस कर दीजिए, या ब्रिटिश पार्लियामेंट को कन्विंस कर दीजिए। अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट कन्विंस हो गया तो, या BBC कन्विंस हो गया कि आपकी बात में ये बड़ा आरोप है, अभी कह रहे हैं कि अभी दिमाग गुलाम है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि जब आप वहां, अगर मेरी समस्या है, हाँ, मतलब तो उन्हीं को मैं आप आकर समझ अपनी रहे हैं। जनता से अपील करूंगा ना, इनसे जो एक्चुअली जिनके हाथ में मेरी डेस्टिनी है, मैं उनको एम्पावर करूंगा, उनसे स्ट्रेंथ लूंगा, उनको कहूंगा कि आप बदलें, मैं उनसे परिवर्तन की गुहार करूंगा। मैं वहाँ जाके गुहार करने में, एक और चली गई कल वो हमारी आपकी जो मिनिस्टर हैं वो आगे कर, मुझे ये समझ नहीं आता कि वहाँ जाकर ये डिस्कस करने से क्या फ़ायदा होगा। ना तो आप वहाँ पे समाधान ढूंढोगे, ना आप वहाँ पर वोट ले रहे हो, ना वहाँ के लोगों को, ना उन लोगों ने कुछ करना है। तो फिर ये ठीक है, अपने शौक के लिए है, कोई आदमी पिक्चर देखने जाता है, कोई आदमी शाम को कोई स्पोर्ट्स का गेम देखने जाता है, आगे वहाँ भाषण दे जाते हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इसे कैसे देखते हैं? पंजाब जैसी बॉर्डर स्टेट में अब सरकार बना ली है। अरे साहब बिल्कुल गलत, ये तो बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म की राजनीति के प्लेयर हैं। ये लोगों के छोटे मोटे लोकल इश्यूज़ को और झूठ झाड़ बोल के लोगों से उनके शॉर्ट टर्म वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करके अपनी राजनीति पाक साफ बता के ना कोई इनकी आइडियोलॉजी है, ना इनका कोई विजन है, ये ना इनका कोई वो है। ये तो टैक्टिकल प्लेयर्स हैं जो एक कभी आक्रोश रहता है पॉलिटिकल सिस्टम से, उसको इन्होंने एक्सप्लॉइट किया। ये थोड़े दिन चलेगा और जिस तेज़ी से ऊपर आया उसी तेज़ी से ये फिसल आउट हो जाएगा। देखिए, देश में लोगों को ले जाने के लिए, अपने साथ रखने के लिए आपके पास उनको एक विज़न होना चाहिए कि आप उनको कहाँ लेके जाना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहते हैं। तो ये लोग तो, मैं इन लोगों को एक साइड अम्यूज़मेंट मांगता हूँ। ये आजकल की पॉलिटिक्स में है रेलेवेंट। मुझे नहीं लगता कि इनका कोई बहुत लंबा भविष्य है भारत की राजनीति में। लंबा भविष्य नहीं है। अच्छा, एक 22वें लॉ कमीशन ने निविदाएं मंगाई है, बस आखिरी सवाल है मेरा ये, और उस पर निविदा मंगाते ही यूसीसी पे जो धार्मिक संगठन है उनसे कहा कि आप जो सोचते हैं वो बताइए, 30 दिन में जवाब देना। और इधर कांग्रेस हो हल्ला करने लग गई है। यूसीसी पे क्या देश को बरगलाया जा रहा है? यूसीसी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? के बारे में पता नहीं है, तो आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन इट। ये अगर एनलेस आई हैव टू इलैबोरेट ऑन इट, मैंने इसके बारे में नॉट कीपिंग माई सेल्फ अब्रेस्ट कि ये इशू है क्या। ठीक है, तो बहुत नहीं, कोई दिक्कत नहीं शौर्य जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारे मुद्दों पे खुल के बात हुई है। एक चीज़ समझ में आई है कि देखिए, अगर काम करना है तो काम करने के लिए कोई भी जगह आप इस्तेमाल कर लीजिए, काम कर सकते हैं। देश के अंदर लोगों में एक इच्छा शक्ति पैदा करने की ज़रूरत है, जो ये सोचते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ऐसे लोग जो एक विज़न रखते हैं, जो राजनीति को व्यवसाय नहीं देखते, एक मोटिव देखते, एक मिशन देखते हैं, वो राजनीति में आए। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी हमें राजनीति में दिखाई दें। उसके लिए बहुत बहुत आपको हम शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी आएंगे, क्योंकि कुछ बदलाव अगर करना है तो कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो हमें भविष्य में एक बड़ा और अच्छा, न सिर्फ हम
लोगों को तक पहुंचा सके वो चीज़ें जो हम सोचते हैं, बल्कि सही चीज़ें पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए।